Good morning, students. We are reading lesson 2nd of history, writing and city life, and today we have to read from page number 36. Urbanization in southern Mesopotamia, Temple and King. दक्षिण मेसोपोटामिया में शहरीकरण, मंदिर और राजा, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. From 5000 BCE, settlements had begun to develop in southern Mesopotamia. 5000 ईस्वी पूर्व पहले जो बस्तियां थी वो डेवलप होनी शुरू हो गई दक्षिण मेसोपोटामिया में. द अर्लीस्ट सिटीज इमर्ज्ड फ्रॉम सम ऑफ दीज सेटलमेंट्स, और इन बस्तियों में से शुरुआत के जो शहर थे वो निकल के सामने आए. इसका मतलब ये है कि इन्हीं बस्तियों में से जो आरंभिक शहर बने वो इन्हीं बस्तियों में से निकले. दीज वर ऑफ वेरियस काइंड्स, और ये जो सिटीज थी वो विभिन्न प्रकार थे उनके. Those that gradually develop around temples, एक वो थी जो धीरे धीरे डेवलप हुई मंदिरों के चारों तरफ. इसको हम टेम्पल टाउन कह सकते हैं या टेम्पल सिटी कह सकते हैं. सबसे पहले वो शहर जो मंदिरों के चारों तरफ विकसित हुए. Those that developed as centers of trade, दूसरे वो शहर जो ट्रेड सेंटर के रूप में यानी कि व्यापारिक केंद्र के रूप में डेवलप हुए, विकसित हुए. एंड इंपीरियल सिटीज, और तीसरे टाइप के जो शहर थे वो इंपीरियल सिटीज थी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जहां से शासन चलता था वो शहर. तो 3 टाइप के शहर हो गए, 3 काइंड्स के. एक है जो सिटी जो टेम्पल्स के चारों तरफ विकसित हुए, दूसरे जो ट्रेड के सेंटर बने, और तीसरे जो इंपीरियल सिटीज थी. It is cities of the first 2 kinds that will be discussed here. यहाँ हम 2 ही टाइप के सिटीज को, शहरों को डिस्कस करेंगे. अर्ली सेटलर्स, सेटलर होते हैं जो कहीं बाहर से आके कहीं पे बस जाते हैं. तो आरंभिक जो सेटलर थे, देयर ओरिजिन आर अननोन, हम ये नहीं जानते कि वो कहाँ से आए थे, अननोन है वो. बिगैन टू बिल्ड एंड रीबिल्ड टेम्पल्स एट सिलेक्टेड स्पॉट्स इन देयर विलेजेस. तो इन शुरुआत के जो सेटलर थे जिन्होंने गांव बनाए, एक बस्ती बनाई पहले, जैसे बस्ती बढ़ती गई तो गांव बन गए. उन्होंने गांव में कुछ सिलेक्टेड स्पॉट्स पे, चुने हुए स्थानों पर मंदिर बनाने शुरू कर दिए. द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वॉज अ स्मॉल श्राइन, श्राइन होते देवालय, मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स. सबसे शुरू का जो टेम्पल था वो एक देवालय था छोटा सा, जो कच्ची ईंटों से, अनबेक्ड मीन्स जिसको पकाया नहीं गया, बेक नहीं किया गया, तो वो कच्ची ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा श्राइन था, देवालय था, जो सबसे पहला टेम्पल था. टेम्पल्स वर द रेजिडेंसीज ऑफ वेरियस गॉड्स, जो मंदिर होते हैं वो विभिन्न देवी देवताओं के रेजिडेंस होते हैं, यानी कि रहने के लिए स्थान होते हैं. ऑफ द मून गॉड ऑफ उर, उर एक सिटी है, उर शहर का जैसे चंद्रदेव. और ऑफ इनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, और एक वहां पे देवी होती थी इनाना, जिसको प्रेम और युद्ध की देवी कहा जाता था. कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक, टेम्पल्स बिकेम लार्जर ओवर टाइम, समय के साथ साथ इनको ब्रिक यानी कि ईंटों से बनाया जाने लगा और ये बड़े होते गए. विद सेवरल रूम्स अराउंड ओपन कोर्टयार्ड्स, और इनके खुले जो आंगन होते थे उनके चारों तरफ बहुत सारे रूम्स होते थे. सम ऑफ द अर्ली वंस वर पॉसिबली नॉट अनलाइक द ऑर्डिनरी हाउस, और जो शुरुआत के अर्ली मतलब शुरू के टेम्पल थे वो किसी साधारण घर जैसे नहीं होते थे. साधारण घर से मतलब विपरीत नहीं थे, अलग नहीं थे. फॉर द टेम्पल वॉज हाउस ऑफ अ गॉड, क्योंकि जो मंदिर होता है वो भगवान का घर होता है. बट द टेम्पल्स ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल्स गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स, विच नो ऑर्डिनरी बिल्डिंग एवर हैड. और जो मंदिर की बाहरी दीवार होती थी वो रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि एक नियमित अंतराल पे उसके अंदर कुछ कट से लगे हुए थे. विच नो ऑर्डिनरी बिल्डिंग एवर हैड, जो अभी तक बनने वाली जो साधारण बिल्डिंग होती थी, साधारण जो भी मतलब घर होते थे, उनमें ऐसा नहीं होता था. द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप, और जो भगवान था वो पूजा का केंद्र था. टू हिम और हर पीपल ब्रोट ग्रेन, कर्ड एंड फिश,
और भगवान के लिए जो लोग थे वो धन मतलब एक तरह से अनाज, दही या फिर फिश, मछली, ये लेकर आते थे मंदिरों में। द फ्लोर्स ऑफ सम अर्ली टेम्पल्स हैड थिक लेयर्स ऑफ फिश बोन्स, क्योंकि जो खुदाई हुई है उसमें जो मछलियां हैं उनकी फिश बोन्स, मछली की जो हड्डियां हैं उनकी थिक लेयर मिली है, फर्श के ऊपर उनकी मोटी परतें जमी हुई मिली है। द god was also the theoretical owner of the agricultural fields, the fisheries and the herds of local community। और जो भगवान था वो एक तरह से सैद्धांतिक स्वामी होता था खेतों का, मछली पालन जो किया जाता था उसका, और जो स्थानीय जो समुदाय थे उनके पशु जो होते थे उन सब का मालिक भगवान को माना जाता था। इन टाइम द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड द वीविंग ऑफ वुलन क्लॉथ वॉज ऑल्सो डन इन द टेम्पल। और कभी कभी क्या होता था, जो प्रोसेसिंग का काम था प्रोड्यूस का, प्रोड्यूस मतलब जो विभिन्न उत्पादक होते थे, उत्पादन जो किया जाता था खेतों में या फिर जानवरों को पाला जाता था, तो वो सारी प्रोसेसिंग की प्रक्रियाएं वो मंदिरों में आयोजित की जाती थी, जैसे कि तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और वुलन के कपड़ों की बुनाई करना, ये सब मंदिर के अंदर किए जाते थे ये सारी प्रक्रियाएं। ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन एट अ लेवल अबव द हाउस होल्ड, एम्प्लॉयर ऑफ merchants and keeper of written records of distributions and allotment of grain, plough animal, bread, beer, fish, etc. The temple gradually developed its activities and became the main urban institution। ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी इस प्रोडक्शन को आयोजित करता था एक लेवल पर, एक स्तर पर, हाउस होल्ड से ऊपर, हाउस होल्ड मतलब घर के सामान से अलग। एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट्स, जो व्यापारियों के एम्प्लॉयर होते थे, कर्मचारी होते थे, या फिर रिटर्न रिकॉर्ड रखने वाले कीपर, जो लिखित रिकॉर्ड रखते थे वो लोग। और लिखित रिकॉर्ड किसके रखते थे? डिस्ट्रीब्यूशन का, कितना सामान किसको बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अलॉटमेंट ऑफ ग्रेन, कितना अनाज किसको अलॉट किया गया, तो इन सब के जो रिटर्न रिकॉर्ड रखते थे वो लोग। प्लो एनिमल्स, जानवर जो प्लो करते थे यानी कि हल जो होते थे। ब्रेड, रोटी, बियर, शराब, फिश, मछली, ये जो सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं या फिर जो भी मतलब एक्टिविटीज़ हैं, तो जो ये सारी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे मंदिरों में डेवलप होती गई। द टेम्पल ग्रेजुअली डेवलप्ड इट्स एक्टिविटीज़ एंड बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। और वो एक मुख्य शहरी संस्थान बन गया, एक मुख्य शहरी संस्था बन गई इन सब कामों के लिए। बट देयर वॉज ऑल्सो अनदर फैक्टर ऑन द सीन, पर हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए और भी कई फैक्टर थे, कहीं और भी पहलू थे। इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी, प्राकृतिक उपजाऊपन के अलावा एग्रीकल्चर वॉज सब्जेक्ट टू हैजार्ड। एग्रीकल्चर यानी कि खेती में बहुत सारी समस्याएं भी थी। द नेचुरल आउटलेट चैनल ऑफ द यूफ्रेट वुड हैव टू मच वाटर वन ईयर एंड फ्लड्स द क्रॉप। कभी कभी जो यूफ्रेट यानी कि फ्रात रिवर थी उसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता था और फिर वो बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो जाती थी। एंड समटाइम्स दे वुड चेंज कोर्स ऑल टुगेदर, कभी कभी वो पूरी तरह से अपने रास्ते बदल लेती थी नदियाँ। एज द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज, जैसा कि पुरातात्विक जो रिकॉर्ड हैं वो ये दिखाते हैं, विलेजेस वर पीरियडिकली रीलोकेटेड इन मेसोपोटामियन हिस्ट्री, कि जो गांव हैं उनको कभी कभी मेसोपोटामिया के इतिहास में रीलोकेट भी किया गया, यानी कि दोबारा से भी उनको स्थापित किया गया। देयर वर मैन मेड प्रॉब्लम्स एज वेल, और मनुष्यों के द्वारा निर्मित भी समस्याएं थी। दोज हु लिव्ड ऑन द अपस्ट्रीम स्ट्रेचेस ऑफ अ चैनल कुड डाइवर्ट सो मच वाटर इनटू देयर फील्ड्स। जो लोग ऊपर रहते थे, ऊपर वाले रास्तों पर, तो जो वहाँ पे धाराएं थी, जो पानी की धाराएं थी, कभी कभी वो लोग उन धाराओं को इतना डाइवर्ट कर देते थे, इतना ज़्यादा पानी उनमें छोड़ देते थे, इतना ज़्यादा पानी उनका यूज़ कर लेते थे इनटू देयर फील्ड्स, अपने खेतों में, दैट विलेजेस डाउन स्ट्रीम वर लेफ्ट विदाउट वाटर, कि नीचे रहने वाले यानी कि नीचे घाटियों में रहने वाले जो लोग होते थे उनके लिए पानी नहीं बचता था, लेफ्ट विदाउट वाटर। और दे कुड नेग्लेक्ट टू क्लीन आउट द सिल्ट फ्रॉम देयर
स्ट्रेच ऑफ द चैनल। जो उनकी धाराएं थी, नदी की जो धाराएं थी, उसमें वो क्या करते थे, सिल्ट को साफ नहीं करते थे, उसको नेग्लेक्ट कर देते थे, नज़रअंदाज कर देते थे। ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ वाटर फर्दर डाउन, और फिर आगे नीचे जाने के लिए पानी, यानी कि ऊपर वाले हिस्सों से निचाई वाली घाटियों में पानी जब जाता था तो उसका जो पानी का फ्लो था, बहाव था, वो ब्लॉक हो जाता था, बंद हो जाता था। सो द अर्ली मेसोपोटामियन कंट्री साइड सो रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड वाटर। इसीलिए शुरुआत के जो मेसोपोटामिया के गांव के लोग थे, मेसोपोटामिया के जो ग्रामीण थे, उनमें बार बार झगड़े होते थे जमीन को लेकर और पानी को लेकर। तो उनके इन झगड़ों का जो कारण था वो यही था कि जो फरात नदी थी, एक तो फरात नदी की जो धाराएं थी वो कभी कभी नेचुरली, स्वाभाविक रूप से रास्ते बदल लेती थी। जैसे कहीं से भी उनका पानी निकल जाता था तो नीचे रहने वाले, घाटियों में रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि जो वहाँ के ऊपर रहने वाले जो लोग थे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, वो ज़्यादा पानी यूज़ कर लेते थे और नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। तो इस तरीके से लैंड और वाटर के लिए उनके बीच में संघर्ष चलते रहते थे।